प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम विकास का पाठ पढ़ रहे हैं और इस पाठ में हमने कई सारे क्वेश्चन कवर कर दिया। अब इसके हम जो विस्तृत क्वेश्चन है, जो दीर्घ क्वेश्चन है, वो कवर कर रहे हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था डार्विन का सिद्धांत, यानी डार्विनवाद से क्या तात्पर्य है, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर कर दिए। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी आधुनिक स्थिति की विवेचना कीजिए, अथवा जंतुओं में मुख्य विकासीय परिवर्तनों का निरूपण कीजिए, अथवा जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए या व्याख्या कीजिए, या नव डार्विनवाद पर एक टिप्पणी लिखिए, अथवा जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीनी अपवहन को परिभाषित कीजिए, अथवा हार्डे विनवर्ग नियम की विवेचना कीजिए। तो ये कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बड़े आसानी से उत्तर लिख देना है। और यहाँ जो है, यहाँ इस क्वेश्चन, इस आंसर के अंदर इन कई सारे क्वेश्चनों के जो बातें हैं, इनकी जो आंसर है वो सारे कवर किए गए हैं, लेकिन आपको परीक्षा में उतना ही आंसर देना है जो कि आपसे जिस टॉपिक के विषय में भी आपसे पूछा जाए। तो आओ, नव डार्विनवाद जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। 1923 और 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए तथा प्राकृतिक चयनवाद को पुनः मान्यता प्राप्त कराने वालों में बीजमान, यानी वैज्ञानिकों के नाम हैं, बीजमान, हेल्डेन, जूलियन हक्सले, गोल्डस्मिथ तथा डॉब जेनेस्की आदि हैं। डॉडसन के अनुसार जैव विकास का आधुनिक संश्लेषित मत, यानी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ही वास्तव में नव डार्विनवाद है। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति निम्न पदों के आधार पर होती है। अब नव डार्विनवाद ने मैं अपने पीछे पढ़ा है, जो डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन ने जो सिद्धांत दिए वो आप पीछे स्टडी कर चुके हो, लेकिन नव डार्विनवाद में क्या आधार लिए गए हैं उनको देखते हैं। विभिन्नताएं, ये जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर के कारण माता पिता के गुणसूत्रों के लैंगिक जनन में सम्मिलित होने के कारण उत्पन्न होती है। केवल ऐसी विभिन्नताएं जो लाभदायक हो तथा जिनकी वंशागति हो जैव विकास में सहायक रहती है, यानी लाभदायक विभिन्नताएं जैव विकास में सहायक रहती हैं, और वे विभिन्नताएं जो वंशागत हो, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर लगातार चलती जाए, ऐसी विभिन्नताएं जैव विकास में सहायक होती हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसको भी कवर करते हैं क्या है। तो आगे है उत्परिवर्तन। ये ह्यूगो डे व्रिज का सिद्धांत है, आपसे मैंने पीछे बताया था। उत्परिवर्तन जीन्स के स्तर पर होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जो प्राय आनुवांशिक होते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। यदि वे परिवर्तन जो जीन्स लेवल पर होते हैं और अचानक होते हैं, उन परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं, और ये परिवर्तन आनुवांशिक होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। एक बार जो परिवर्तन हो गया तो अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में फिर वही परिवर्तन दिखाई दिया। प्राकृतिक चयन, बदलती हुई परिस्थितियों में जिन जीवों में लाभदायक विभिन्नताएं एवं उत्परिवर्तन हो जाते हैं, वे जीव जीवन संघर्ष में अधिक सफल रहते हैं, ये सदैव वातावरण के अनुकूल बने रहते हैं। यही प्राकृतिक चयन है नव डार्विनवाद में, यानी जो बदलती हुई परिस्थितियों में जो जीव लाभदायक विभिन्नताओं और उत्परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जिनमें उत्परिवर्तन हो जाता है और लाभदायक विभिन्नताएं आ जाती हैं, वो जीव ही जीवन के संघर्ष में ज़्यादा सक्षम होते हैं और वही अपने आप को वातावरण के अनुकूल कर पाते हैं। लैंगिक पृथक्करण, इसको देखते हैं, इसको कवर करते हैं, इस पॉइंट को, लैंगिक पृथक्करण को। क्रियात्मक एवं भौगोलिक कारकों जैसे मरुस्थल, पर्वत, समुद्र, नदियों आदि के प्रभाव में प्राय जीवों के अंतराजनन में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार जिन विभिन्नताओं द्वारा जीवों में परिवर्तन आते हैं, प्राकृतिक वर्ण तथा जनन पृथक्करण जीवों को अनुकूलित दिशा में ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त 3 सहायक प्रक्रियाएं, प्रवास, संकरण तथा अवसर, जैव विकास को आगे बढ़ाने, उसका मार्ग तथा दिशा बदलने में सहायक होती है। 1905 में मेंडलवाद की पुनर्खोज होने तथा जैव विकास में डॉब जेनेस्की द्वारा आनुवांशिकी को जातियों की उत्पत्ति में महत्व देने पर जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की नींव पड़ी। यानी 1905 से मेंडलवाद की अकॉर्डिंग ही उसकी जब पुनर्खोज हुई तो उसी से जैव विकास का जो आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसकी नींव पड़ी। ऐसा डार्विनवाद व मेंडलवाद के नियमों को जीव जातियों की समष्टियों पर एक साथ लागू करने पर संभव हुआ। इसे पहले नव डार्विनवाद कहा गया। पहले इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? नव डार्विनवाद।
नव डार्विनवाद इस सिद्धांत को पहले कहा गया। इस प्रकार जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की नींव इस डोब्झेनेस्की की पुस्तक आनुवांशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति से पढ़ी। यानी डोब्झेनेस्की की पुस्तक, ये पुस्तकों के नाम भी आपके याद होना चाहिए, आनुवांशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति। यह नाम जूलियन हक्सले ने दिया। इस सिद्धांत के विकास में मूलर, हेल्डन, राइट, मेयर, स्टेवेंस आदि वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस सिद्धांत में जैव विकास की क्रियाविधि को जैव जातियों की समष्टियों यानी उनके समूह के आनुवांशिकी के संदर्भ में समझा गया है। इसके अनुसार किसी जीव जाति की विभिन्न क्षेत्रों की समष्टियों में उपस्थित आनुवांशिक अर्थात जीनी विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जननिक पृथक्करण कम करके समष्टियों को नई नई अनुकूलन योग्य दिशाओं की ओर मोड़ते रहते हैं, जिससे नई जातियों का विकास संभव होता है। यानी हर हाल में जीव जातियों को अपने योग्य और अनुकूल क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो उस ओर ही मोड़ा जाता है और वहीं से नई जातियों का विकास होता है। नेक्स्ट है लघु उद्विकास तथा वृहत उद्विकास। आइए इस पॉइंट को भी कवर करते हैं। जैव विकास को लघु उद्विकास तथा वृहत उद्विकास में बांटा गया। लघु उद्विकास में जीव जातियों की प्रत्येक समष्टि में पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहने वाले आनुवांशिक परिवर्तनों का आकलन होता है, जबकि वृहत उद्विकास में विस्तृत स्तर पर जीवों में नई संरचनाओं के विकासीय प्रवृत्तियों, अनुकूलन योग्य प्रसारणों, विभिन्न जीव जातियों के मध्य विकासीय संबंधों तथा जीव जातियों की विलुप्ति का अध्ययन किया जाता है। तो ये और आगे अब जहाँ से मैं चल रहा हूँ वहाँ से आपको यहाँ हार्डे एवं विनबर्ग ने स्पष्ट किया कि जिन समष्टियों में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी युग्म विकल्पी जीन्स और जीन रूपों की आवृत्तियों में एक संतुलन बना रहता है, क्योंकि प्रबल जीन अप्रबल जीन को समष्टि की जीन राशि से हटा नहीं सकते। इसे हार्डे विनबर्ग संतुलन कहते हैं। यह वास्तव में मेंडल के प्रथम पृथक्करण अर्थात युग्मकों की शुद्धता के नियम का ही तार्किक निष्कर्ष है। आपने पढ़ा है पीछे वो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम, पीछे वाले चैप्टर में आप बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो। इसे हार्डे विनबर्ग ने गणितीय समीकरणों द्वारा समझाया, जिन्हें सम्मिलित रूप से हार्डे विनबर्ग का नियम कहते हैं। इस नियम में पूर्वानुमान किया जाता है कि समष्टि बड़ी है, इसमें युग्मकों का संयुग्मन अनियमित तथा संयोगिक होता है, अर्थात विकास को प्रेरित करने वाली कोई प्रक्रिया समष्टि यानी आबादी को प्रभावित नहीं करती। तो ये यहाँ तक आप कर लेना है, आगे जो इसमें शेष है वो नेक्स्ट पीरियड में कवर किया जाएगा। थैंक यू।